हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलास्टिसिटी चैप्टर के अंतर्गत बेलनाकार वस्तु में ऐंठन को डिस्कस करेंगे। माना कि एक बेलनाकार वस्तु या छड़ की लंबाई L है और त्रिज्या R है। इसका ऊपरी सिरा स्थिर है तथा इस नीचे के सिरे को बेलन की लंबाई के लंबवत तल में एक बल युग्म द्वारा ऐंठ दिया जाता है। अर्थात जो बेलनाकार छड़ है उसका ऊपर का सिरा किसी क्लैंप कर दिया जाता है या कस दिया जाता है और नीचे के सिरे पर एक ट्विस्ट लगा करके बल युग्म लगा करके इसको घुमाया जाता है। ऐसा करने से छड़ का प्रत्येक अनुप्रस्थ परिच्छेद एक कोण से घूम जाता है और ये कोण ऐंठन कोण कहलाता है। इस अवस्था में पदार्थ के प्रत्यास्थता के गुण के कारण बेलन में एक प्रत्यानयन बल युग्म या रिस्टोरिंग फोर्स कार्य करने लगता है, जो कि संतुलन की स्थिति में बाह्य बल के बराबर एवं विपरीत होता है। अर्थात ये जो बेलन है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इसका ऊपर का सिरा कस दिया गया और नीचे के सिरे पर एक रिस्टोरिंग फोर्स इसको बाह्य बल युग्म लगाकर इसको एक ट्विस्ट दिया जाता है, इसको घुमाया जाता है। तो जैसे हम इसको घुमाते हैं, इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स कार्य करने लगता है, जो छोड़ने पर इसको वापस अपनी मूल अवस्था में लाने की कोशिश करता है। तो जो ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो हमने जो बाह्य बल लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, जिससे हम इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं नीचे के सिरे को, उसी के बराबर और विपरीत होता है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि L लंबाई का जो बेलन है उसकी बाह्य जो त्रिज्या है वो R है, यानी इस बेलन जो है उसको अलग अलग त्रिज्याओं के बेलनाकार कोशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जिसमें जो सबसे बाहर का बेलन है उसकी त्रिज्या R होगी और जो अक्ष OO' के समांतर है या उस पर स्थित है उसकी त्रिज्या 0 होगी। तो डायग्राम के अनुसार बेलन के पृष्ठ पर एक रेखा AB लेते हैं, जो कि ट्विस्ट करने से पूर्व या ऐंठन करने से पूर्व छड़ की अक्ष OO' के समांतर है। छड़ को ट्विस्ट करने पर ये जो पॉइंट A है वो तो अपनी जगह फिक्स रहेगा, क्योंकि इसको ऊपर के सिरे पर हमने क्लैंप कर रखा है छड़ को, और जो नीचे के सिरे पर जो पॉइंट B है वो खिसक करके B' पर पहुंच जाता है। यानी जो लाइन थी AB वो घूम करके AB' की स्थिति में आ जाती है। इस स्थिति में मान लीजिए ये जो एंगल है BAB', ये तो कहलाएगा अपरूपण कोण, एंगल ऑफ शियर। और ये जो त्रिज्या थी O'B वो घूम करके O'B' की स्थिति में आ गई है, तो ये जो एंगल है वो कहलाएगा एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो हमें ये ध्यान रखना है इस डायग्राम में कि इसमें दो प्रकार के एंगल है, एंगल ऑफ शियर और एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ शियर तो वो एंगल है जिसके कारण ये जो बेलनाकार जो छड़ है वो ट्विस्ट उसकी स्थिति में, उसके आकार में चेंज आ रहा है, और एंगल ऑफ ट्विस्ट या ऐंठन कोण वो कोण है जिससे हम इसको घुमा रहे हैं। इस बेलन को हम पहले भी कह चुके हैं, दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बेलन को हम 0 से लेकर R त्रिज्या तक के विभिन्न बेलनाकार कोशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। डायग्राम देखिए, ये जो बाह्य कोश है उसका अपरूपण अधिकतम होगा और जो आंतरिक कोश है उसका अपरूपण न्यूनतम होगा। अर्थात जो अलग अलग बेलनाकार कोश है उनका अपरूपण उनकी त्रिज्याओं के अनुसार होगा। अधिक त्रिज्या होगी तो उसका अपरूपण अधिक होगा और त्रिज्या जो कम होगी उसका अपरूपण कम होगा। इसको हम अभी एक्सप्लेन भी करेंगे और मैथमेटिकल इसको प्रूव भी करेंगे। यदि बाह्य कोश को AB के अनुदिश काटा जाए, यानी जो सबसे बाहर वाला जो सिलेंड्रिकल लेयर है उसको AB के अनुदिश, जो बाहर वाली लाइन है उसके अनुदिश काटा जाए और फैला दिया जाए, तो अपरूपण से पहले एक आयत होगा और अपरूपण के बाद ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसको हम डायग्राम से देख सकते हैं। L लंबाई और 2πr जो उसकी परिधि है, सर्क्यूमफेरेंस है, उस वाले बेलन को अगर काट करके फैलाया जाए तो वो एक अपरूपण से पहले एक आयत है, और इसी को ट्विस्ट किया जाए उसके बाद काटा जाए तो वो एक समानांतर चतुर्भुज है। इससे सिद्ध होता है कि जो अपरूपण ये ऐंठन जो है वो एक अपरूपण की ही घटना है। तो अब हम पहले भी कह चुके हैं
कि जो बेलनाकार कोश है उसको अलग अलग बेलनाकार जो छड़ है उसको अलग अलग त्रिज्या की बेलनाकार कोशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, सिलेंड्रिकल जो लेयर्स है। तो इसमें एक लेयर ले लेते हैं बीच की, जिसकी लंबाई तो वही रहेगी एल, त्रिज्या उसकी है एक्स और मोटाई है डी एक्स। तो अब हम इस डायग्राम से देखते हैं कि यहाँ पे जो आर्स है, जो चाप है डी डी डैश, उसको हम एंगल ऑफ शेयर के टर्म्स में भी ज्ञात कर सकते हैं और एंगल ऑफ ट्विस्ट के टर्म में भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी हम डी डी डैश को दो बार ज्ञात करेंगे, एक इन टर्म्स ऑफ एंठन कोण के रूप में और दूसरी बार हम उसको अपरूपण कोण के रूप में, क्योंकि हम जानते हैं कि चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। सो डी डी डैश इज इक्वल टू थीटा इंटू एक्स। यहाँ पे इस जो अंदर वाला जो बेलनाकार सतह ली है उसकी त्रिज्या एक्स है, और पुनः अगर हम इसी डी डी डैश को अपरूपण कोण के टर्म में ज्ञात करें तो यहाँ पे कोण तो होगा फाई और त्रिज्या होगी एल। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2, इन दोनों को बराबर करने पर हम पाते हैं कि थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू फाई इंटू एल, जिससे फाई बराबर एक्स थीटा अपॉन एल, या फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, अर्थात एक्स अधिक होने पर फाई अधिक होगा, अर्थात वो बेलनाकार सतह जिसकी त्रिज्या अधिक है उसमें अपरूपण अधिक होगा। डायग्राम से हम दोनों एंगल को देख सकते हैं, थीटा और फाई को, और चाप डी डी डैश को एक बार थीटा के टर्म्स में ज्ञात किया और एक बार फाई के टर्म्स में। अब हम चूँकि हम परिभाषा से जानते हैं अपरूपण गुणांक जो होता है वो अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, जिससे अपरूपण प्रतिबल इज इक्वल टू अपरूपण गुणांक इंटू विकृति इज इक्वल टू ईटा इंटू फाई, ये इक्वेशन नंबर 4। अब चूंकि हम जानते हैं कि अपरूपण प्रतिबल इज इक्वल टू अपरूपण बल अपॉन विकृति क्षेत्रफल, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, सो बल बराबर अपरूपण प्रतिबल इंटू क्षेत्रफल। सो अपरूपण बल इज इक्वल टू अपरूपण प्रतिबल की वैल्यू ईटा फाई, और क्षेत्रफल ये जो बेलनाकार सतह है जिसकी मोटाई जो है वो डी एक्स है और जिसकी त्रिज्या एक्स है, तो इसको अगर हम काट करके खोलें तो ये 2 पाई एक्स डी एक्स मोटाई का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स, और अपरूपण बल इज इक्वल टू ईटा फाई की वैल्यू है एक्स थीटा अपॉन एल, और क्षेत्रफल है 2 पाई एक्स डी एक्स। इस बल का क्षेत्रफल की ये जो बल है इसका बेलन की अक्ष ओ डैश के प्रति आघूर्ण, तो बल आघूर्ण होता है बल इंटू आघूर्ण भुजा या बल इंटू विस्थापन। तो बल तो इक्वेशन नंबर 5 से हम ज्ञात कर चुके हैं, और जो आघूर्ण भुजा है या विस्थापन है या ओ डैश से इस एक्स त्रिज्या वाले बेलन कोश की जो दूरी है वो एक्स है, तो ये हो जाएगा ईटा एक्स थीटा एल मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई एक्स डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। यह बल युग्म एक्स त्रिज्या एल लंबाई और डी एक्स मोटाई के बेलनाकार कोश को थीटा कोण से ऐंठ देता है। अतः ठोस बेलन पर कार्य करने वाले संपूर्ण बल युग्म का मान, ये ऊपर जो दिया है वो हमने सिर्फ एक्स मोटाई वाले और एक्स त्रिज्या वाले बेलनाकार कोश के लिए दिया है, तो संपूर्ण बल युग्म का मान होगा जो कि उस पूरे ठोस बेलन को घुमाने के लिए ट्विस्ट करने के लिए लग रहा है, वो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से r के बीच में, तो 2 पाई ईटा थीटा अपॉन एल तो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा एक्स क्यूब डी एक्स, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका x की पावर 4 अपॉन 4 और लिमिट पुट करेंगे तो r की पावर 4 अपॉन 4। यदि थीटा इज इक्वल टू 1 ले लें, यानी जो ट्विस्ट है एंगल ऑफ ट्विस्ट है उसका मान अगर 1 कर लें तो एकांक ऐंठन के लिए बल युग्म इज इक्वल टू पाई ईटा r की पावर 4 अपॉन 2l, इसको अगर हम c मान लेते हैं तो ये c तार के लिए टॉरिजिडल रिजिडिटी या मरोड़ी दृढ़ता कहलाती है। यह जो हमने बल युग्म ऊपर ज्ञात किया है
ये चूँकि हम कह चुके हैं कि ये जो बल युग्म है जो बाहर से हमने लगाया ये प्रत्यानयन बल युग्म के बराबर एवं विपरीत होता है। एकांक ऐंठन के लिए बल युग्म को हमने सी लिया तो थीटा ऐंठन के लिए बल युग्म हो जाएगा सी थीटा, और तार को स्मॉल एंगल डी थीटा से ट्विस्ट करने के लिए किया गया कार्य सी थीटा डी थीटा, और तार को थीटा एंगल से ट्विस्ट करने में किया गया कार्य, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से थीटा के बीच में तो 1/2 सी थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे हम थीटा सी की वैल्यू रख देते हैं तो ये पाई ईटा r⁴ थीटा स्क्वायर अपॉन 4l। ये जो कार्य किया गया है ये इस कार्य करने में जो ऊर्जा खर्च हुई है वो तार के अंदर विकृत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इस प्रकार आज के वीडियो लेक्चर में हमने बेलनाकार वस्तु को ऐंठन करने के लिए कितना बल युग्म लगता है और उसकी मरोड़ी दृढ़ता क्या होती है ये हमने डिस्कस किया।